बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे, पहला हो गया था नॉर्मल रिएक्शन का, है ना। तो दूसरा अब हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन हो गया था, यूनिट उसकी वही न्यूटन होती है, क्लियर है, और कैसे कहाँ पे लग रहा है ये सारी चीज़ें आप देख चुके थे, ठीक है ना। दूसरा एक फोर्स है टेंशन, ठीक है ना। तो टेंशन कब आएगा, टेंशन ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग में आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वेन एवर स्ट्रिंग इज टाइट, ठीक है ना, वेन एवर स्ट्रिंग इज टाइट टेंशन इन द स्ट्रिंग विल कंसीडरेबल, ये कह सकते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग विल डेवलप, लिख लो विल डेवलप, ठीक है ना। जब जब रस्सी टाइट होगी तब तब टेंशन आएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट स्ट्रिंग चेंज, दूसरा पॉइंट है स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। थर्ड पॉइंट टेंशन फॉर मासलेस स्ट्रिंग, फॉर मासलेस स्ट्रिंग टेंशन एट एनी पॉइंट विल बी सेम, फॉर मासलेस स्ट्रिंग टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, ठीक है। अच्छा ये टेंशन की बात आई कहाँ से, जरा ध्यान से सुनना बेटा। जैसे ये ब्लॉक है m मास का, ठीक है, अब यहाँ पे कोई रस्सी थी, अगर ढीली ढाली पड़ी होगी तो कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली रस्सी जब टाइट होती है तो फोर्स को ट्रांसफ़र करती है, ये कैसे फोर्स को ट्रांसफ़र करती है, सपोज ये रोप थी, ठीक है ना, क्या है रोप। अब अगर आप यहाँ से इस रोप पे फोर्स लगाते हो F और ये ब्लॉक है mg, तो होगा क्या, ये रस्सी टाइट होगी तभी ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा, है ना, तभी ये मूव करेगा। तो अब क्या देखेंगे कि अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्योंकि ये F इधर लग रहा है, तो यहाँ पे एक टेंशन इस तरह से ले लेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्यों बना रहे हैं, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे इस रोप को, तो बेटा ये रोप अगर देखें, इस रोप को अगर अलग से मैं बना दूं कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे फोर्स इधर F लग रहा है, इधर टेंशन T लग रहा है। जरा इसको मैं अगर यहाँ पे बना दूं तो आप क्या देखेंगे, ये देखो भाई, यानी जो फोर्स यहाँ लग रहा था वही फोर्स यहाँ पे T की वैल्यू क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जरा ये स्ट्रिंग है, ये मासलेस है, तो अगर मान लो आप यहाँ पे राइट हैंड वो सेकंड रूल लगाते हो, सेकंड लॉ होता है नहीं कि अगर बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड, तो सपोज F माइनस T करोगे तो नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन मास तो जीरो है और एक्सेलरेशन a, तो सर F इक्वल टू क्या आ गया बेटा, जितना F यहाँ दे रहे हो वही T यहाँ पे आ गया ट्रांसफर होकर के। तो अगर अब ये बॉडी मूव कर रही है, तो सपोज a एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बच्चे, T इज इक्वल टू m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए डायरेक्टली F नहीं आया, कौन आया, T आया। तो इसमें F बराबर m लगाओगे ना, तो फोर्स कितना लग रहा है, T m इंटू a, F बराबर m होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे फोर्स की जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन प्रोवाइड कर रही थी, तो इसलिए T इज इक्वल टू m हो गया, ठीक ना। वो बात अलग है कि सर जो फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे उसी की वैल्यू तो यहाँ पे टेंशन में है, तो इसको अगर कोई बच्चा यहाँ पे बाद में लिख देता है तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए, आई बात समझ में, एनी डाउट, क्लियर है ना। ये तो ये एग्जांपल हुआ। दूसरा अब बात कर सकते हैं कि सर टेंशन को आया क्यों, तो जरा देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे ऐसे पहले भी बता चुका हूँ कि किसी ब्लॉक को अगर आप यहाँ पे हैंग करोगे बेटा, स्ट्रिंग टाइट होगी, एक तो स्ट्रिंग को ऊपर से हुक ने पकड़ के रखा हुआ है, दूसरे इस ब्लॉक ने नीचे की तरफ ब्लॉक में mg फोर्स लग रहा है, तो बेटा स्ट्रिंग टाइट है मतलब हुक ने तो देखो यहाँ से पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये तो हुक ने देखो पकड़ के रखा ही रखा हुआ है, साथ में यहाँ पे देखो ये चीज़, ये देखिए, ये देखो
अब यहाँ पे देखें कौन सी चीज़ आ गई, टेंशन आ गई। ये क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है ना, तो ब्लॉक रेस्ट पे है मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स अगर अकेले mg लग रहा होता इस पे, तब तो इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन कोई ना कोई फोर्स ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रेस्ट पे है। तो सिग्मा Fy = 0 कर देंगे। यहाँ पे ऊपर कौन लग रहा है, t, नीचे कौन लग रहा है, mg। तो यहाँ से कितना हो गया, t की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर हो गई, बोलो नई बात समझ में आई, आ रही ना। तो टेंशन क्या होता है, क्लियर है, ठीक है। टेंशन ऑन द स्ट्रिंग क्या होगा, एक तरीके का फोर्स है, जब स्ट्रिंग टाइट होगी तब वो चीज़ निकल के आएगा। हाँ बोलो। नहीं तो जो भी चीज़ मतलब और किस में कहना चाहते हो आप, स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग में ही तो लगेगा, रस्सी लोगे तो उसमें लगेगा, तार ले लिया तो उसमें भी लगेगा, जो चीज़ आप ले, हाँ जो चीज़ मतलब कि जो रोक के रखे हुए है, ठीक है ना, बांध के खींच रहे हो तो क्या है, रस्सी ही होगी, है ना, तो उसी में लगेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो बताओ, अगर हो गया है तो ये दोनों फिगर बना लीजिए, जल्दी फिगर बना लो, ठीक है। थर्ड आते हैं स्प्रिंग फोर्स। बेटा ये टेंशन के बाद हम लोग आते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। जरा ध्यान से सुनना बेटा, अभी क्या था, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लेने जा रहा हूँ, एक स्प्रिंग फोर्स। सपोज पहले क्या, यहाँ पे एक स्प्रिंग थी, मासलेस स्प्रिंग है, तो नेचुरली वो इतनी लेंथ की थी, नेचुरली वो इतनी लेंथ की थी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मास हैंग कर दिया, और जब मास हैंग किया मैंने, तो देखो बेटा ये एक्सटेंशन हो गया ऐसा पे, है ना, कितना हुआ, x डिस्टेंस, ये क्या हो गई, इलोंगेट हो गई स्प्रिंग, है ना। तो ब्लॉक में अगर देखें तो ब्लॉक में नीचे तो फोर्स mg जा रहा था, चाहता तो ये मतलब कि अगर केवल mg लग रहा होता तो इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे, और आप क्या देखेंगे, इसका नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऊपर फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स होगा, वो फोर्स है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, जिसको हम लोग kx लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स लिख लेते हैं, Fr लिख लेते हैं, Fr, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स को हम लोग यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। हाँ हाँ, Fr से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, नॉर्मल स्प्रिंग इतने लेंथ की थी, आप आए हुक में एक मास mg हैंग कर दिया, तो देखो इतनी लेंथ बढ़ गया, उसका होना तो इतना ही चाहिए था ना, लेकिन क्या हुआ, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर है ये ब्लॉक मास m, तो यानी mg नीचे तो कोई ना कोई फोर्स ऊपर, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। अच्छा और एक चीज़ देखेंगे कि ये स्प्रिंग फोर्स हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ब्लॉक को कंसीडर करें, ब्लॉक को अगर देखेंगे तो सिग्मा Fy की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, यानी Fr माइनस mg = 0। तो इस केस में Fr की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। लेकिन सर ये kx क्या है, मतलब कैसे ये Fr और x से रिलेशन कैसे होगा, क्योंकि बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने मास की वैल्यू चेंज कर दी तो ये Fr की वैल्यू भी चेंज होगी। आपने 1 kg हैंग किया, तो सपोज 1 kg ब्लॉक हैंग किया था, तो यहाँ से यहाँ तक मूव किया था, बस 2 kg कर दिया, यहाँ तक कर दिया, 3 kg करोगे यहाँ तक कर जाएगा, तो यानी ये Fr की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है इसके अकॉर्डिंग, और दिख भी रहा है, मास की वैल्यू चेंज करोगे Fr चेंज होगा, और ये लेंथ चेंज हो रही है ना। अब इसका एक और एग्जांपल तुमको बताते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, दीवार में स्प्रिंग फिक्स करा दी, और मैंने बोला सबको 1-1 मीटर आकर इसको क्या करना है, खींचना है, 1-1 सेंटीमीटर या 1-1 मीटर। आप आए, पहले वालों को खींचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऐसे किया खींच गई। अब इसको बाद दूसरे ये पकड़ के आया, और इनको जब 1 मीटर खींचना पड़ा तो बहुत ताकत लगी,
जब इनको अगले नेक्स्ट को आने को पड़ा तो और ज़्यादा ताकत लगी। तो आप क्या देख रहे हो कि जब जितना ज़्यादा एक्सटेंशन हो रहा है स्प्रिंग में, उतना ही ज़्यादा एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ रहा है खींचने के लिए। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बहुत तेजी से पकड़ के होल्ड के रखे हूँ, स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक लेके आ गया, जैसे ही छोड़ता हूँ धड़ाक से बड़ी तेजी से स्प्रिंग उधर जाती है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे रोक करके इसको बड़ी तेजी से इक्विलिब्रियम में रखे हुए हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जितना फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स इस पे उधर लग रहा है ना। तो ये स्प्रिंग को क्या करना चाह रहा है? ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाना चाह रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है? व्हेनेवर एनी स्प्रिंग एक्सटेंडेड और compressed, लिखना नहीं है अभी, सुनो। Whenever any spring extended or compressed, then it wants to become in original position. Want to get original position. Due to this, a restoring force act on the spring. This is called spring force and restoring force. बात समझ में आ रही? ये वाला फिगर तो आपको समझ में आया ही होगा। अब हम लोग यहाँ पे अगर स्प्रिंग फोर्स की डेफिनेशन पे जाएंगे, या रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। पहले इसका फिगर एक बार बता देता हूँ जो मैं बताना चाह रहा था। देखो यहाँ पे ये नेचुरल स्प्रिंग रखी हुई थी, है ना। आप आए, बहुत तेज़ी से इस पर फोर्स लगाने लगे और यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लगा रहे थे, और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है। मतलब यहाँ पे अब आप इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट को लेकर के रखे हुए हो, और कितना एक्सटेंशन हुआ है यहाँ पे? एक्स। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, आपको एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बोलो बेटा। yes, पहले का 1 सेंटीमीटर खींचना और बाद के 1 सेंटीमीटर खींचने में फोर्स अलग अलग है ना। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ रही है, और अगर इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ रही थी तो इसका मतलब है कि जो फोर्स इसको ओरिजिनल शेप में लेके जाने वाला है वो है एफ रिस्टोरिंग फोर्स। कौन है? तो ये जो एफ रिस्टोरिंग होगा ना, एफ रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस एक्स के प्रोपोर्शनल है। बोलो बच्चे, जितना ज़्यादा स्प्रिंग को खींचते जाओगे उतना ज़्यादा इस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा और माइनस के एक्स हम लोग लिख दोगे। कहो सर माइनस के एक्स क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से हर इंस्टेंट में हम लोग एक रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? k इंटू एक्स होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो सिर्फ k इंटू एक्स होगा। और k क्या है यहाँ पे? k है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जैसा मटेरियल होगा वैसे इस k की वैल्यू सेट हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है ना? एक बार फिर से बता दूं क्या? कितने लोग लगता है फिर से बताना चाहिए? चलो फिर से मैं बता देता हूँ। हाँ, इसी का ये एग्जांपल लेकर के तो बता रहा था मैं। अरे अब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। चलो ध्यान से सुनना। जिम गए हो कभी? ठीक है ना। अब क्या होता है जिम करने में, वो होता है ना पैर में फंसाने के बाद उसको ऊपर करने वाला, है ना। डंबल नहीं, इस हाँ जो भी टमी होता है, मेरे पास भी रखा है लेकिन 1 महीने से उसको कभी मैंने यूज़ नहीं किया है। ठीक है ना, मंगा बस लिया था वो। ठीक है, तो उसको पैर में फंसा करके स्प्रिंग को खींचना होता है अपनी तरफ से। जितना ज़्यादा तेज़ी से आप खींचोगे तो क्या होगा? वो उतनी तेज़ी से रिस्टोरिंग होने की कोशिश करेगा। मोटी स्प्रिंग ले लोगे तो उसमें क्या होगा? हल्का सा डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। और कुछ ऐसी स्प्रिंग्स भी होती हैं, एक बार खींच दो एकदम सीधी हो गई, वापस ही नहीं गई, है ना। तो ऐसी भी स्प्रिंग्स हैं। तो डिपेंड करता है मटेरियल पे। क्लियर है? फिर से एक बार समझा देता हूँ क्या हुआ। अगर स्प्रिंग फोर्स आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले मैं बता रहा हूँ, पहले फिगर समझ लो। यहाँ पे ओरिजिनल इसमें देखो क्या था? एक्सटेंशन 0 था, आपने मास को हैंग किया, एक्सटेंशन बढ़ गया और रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगने लगा। दिस फोर्स इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिनेशन पे हम लोग जाते हैं तो क्या लिखेंगे? व्हेनेवर एनी स्प्रिंग गेट एक्सटेंडेड और कॉम्प्रेस्ड देन इट वांट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट। ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग फोर्स। दिस रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद ये लगा दिया। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट जो अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स। अगर दूसरा एग्जांपल इसी में देखें, कोई किसी ने क्या किया? स्प्रिंग को ऐसे दबा दिया, तो जब दबा दिया तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो गया ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर हो जाएगा? और वो बड़ी तेजी से उधर की तरफ जाना चाहेगी। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो मैं लैंग्वेज लिखा दूं पहले, लिखो भाई।
लैंग्वेज लिख लो फिर दोनों फिगर बना लेना। Whenever any spring compressed or extended, whenever any spring compressed or extended, then a restoring force act on the spring which wants to get original position. This force is called spring force. This force is called spring force. ठीक है ना। ऊपर जो लिखा है वो स्ट्रिंग इसने लिख लिया है, स्ट्रिंग नहीं है वो स्प्रिंग है, सबसे ऊपर भी ना आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट, इस वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स is directly proportional to the displacement in a string. Displacement in the string, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा, ये वाली लाइन, और फिर जब ये वाली लाइन आ जाए तो फिर ये लिख लेना, जल्दी करिए, ये वाली लाइन फिर ये, और लिख लेना कि where k is what? Spring constant depends on material and minus sign indicates that displacement is positive, then restoring force direction is just opposite to the displacement, है ना। हाँ, माइनस साइन में क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए, इतना फिगर बना लीजिए दोनों। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया तो हेडिंग डालिए फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? लिखिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी बॉडी इज द डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी बॉडी is the diagram in which we represent all forces acting on the body. We represent all forces acting on the body. फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम है जिस पे लगने वाले, जिस बॉडी में लगने वाले सारे फोर्सेस को हम उसमें शो करेंगे। क्लियर है? ओके। तो अब यहाँ से काम शुरू होता है थोड़ा न्यूमेरिकल्स का, और यहाँ से जब हम लोग न्यूमेरिकल्स के काम शुरू करेंगे तो मज़ा आने वाली है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का लेवल बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक है ना। जहाँ तक आपको समझ में आए पकड़ लेना, जहाँ समझ में आना बंद हो जाए तो बता देना एक बार कि सर थोड़ा दिक्कत होना शुरू हो गई है। ठीक है, बाकी मिलेंगे अच्छे न्यूमेरिकल्स। अभी स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करते हैं। अब आज करते हैं हम लोग किसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स से रिलेटेड। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना बेटा। ये कोई ब्लॉक है, मैं पूरा यहाँ पे, ये M2 है और यहाँ से आप कोई फोर्स F लगा रहे हो। ठीक है ना। जिससे हुआ क्या कि ये बॉडी A एक्सेलरेशन से इधर जा रही है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, जो आदमी फोर्स लगा रहा है वो M2 को तो छू नहीं रहा है, बोलो यार। तो जब M1 में फोर्स लगा रहा है तो M2 क्यों जा रहा है?
क्योंकि M1 अपनी नॉर्मल रिएक्शन इसको ट्रांसफ़र करेगी। जब इसको कोई M1 को प्रेस करेगा तो M1 भी आगे ट्रांसफ़र करेगा। क्या कहेगा, देखो भाई मुझ पे प्रेशर है, मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं भी तुम्हें धक्का दूंगा क्योंकि मुझे ऊपर से धक्का दिया गया है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो जैसे वो बोलते ना फाइल वाइल लेने जाने वाले कि भाई ऊपर से बहुत प्रेशर है, जल्दी जल्दी काम करो, तो वही हाल यहाँ पे भी है। ऊपर से अगर कोई प्रेशर देगा तो वो नीचे अपने ट्रांसफ़र करता है अधिकारियों को, तो वही हाल यहाँ पे भी है। M1 पे जो फोर्स लग रहा है तो M1 भी उसका कुछ पार्ट जो है M2 को ट्रांसफ़र किसकी हेल्प से, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि M1 जो है टच कर रहा है M2 को और प्रेस भी कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा नहीं आएगा। तो इसमें यही बोला गया है कि लेट अस कंसीडर capital F force is applied on the combination of blocks M1 and M2 such that they are moving with the acceleration a. Then calculate the normal reaction between the blocks and acceleration of the blocks. ठीक है ना, फिगर बना लो, फिर लैंग्वेज लिख देता हूँ क्वेश्चन की। क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन तो लिख लो, फिगर बनाते रहना। In given figure, capital F force is applied. In given figure, capital F force is applied on the block on given blocks. So they are moving with constant acceleration a. So they are moving with constant acceleration a. ठीक है बेटा, okay. Then find the acceleration of the blocks and normal reaction between the blocks and normal reaction of the blocks। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा ऐसे जब कभी क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये ब्लॉक जुड़ के चल रहे हैं ना साथ में, अलग अलग तो भाग नहीं रहे, तो इनको हम लोग लो भैया जोड़ दिया हम लोगों ने। और अब क्या हम एज्यूम कर लें कि टोटल मास इस ब्लॉक का कितना हो गया है, हो गया ना। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू द टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहला पार्ट तो यहीं से हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सर नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनना बच्चे, जब ये F1 इस पे लग रहा था तो M1 इस पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं, तो N1 भी कह रहा है मैं भी तो लगाऊंगा भाई, ये लो N, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बाय यूजिंग थर्ड लॉ। क्या कहता है थर्ड लॉ, अगर आपको कोई 2 न्यूटन फोर्स लगाए तो पलट के 2 न्यूटन लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, तो ये भी इस इधर लगाएगा। अब हम लोग क्या बनाएंगे, बाई FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, अगर मैं M1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ तो क्या देखूंगा, सर ये है F, और इस पे इधर लग रहा है N, देखो जरा ध्यान से, N लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो बाय यूजिंग, अब सेकेंड लॉ लगाना है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू M होता है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स। हमारी बॉडी इधर जा रही है, इसका मतलब F और N में कौन जीत रहा होगा, F जीत रहा होगा। तो यानी बाय सेकेंड लॉ तो क्या होगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F एक्सटर्नल में कौन जीत रहा है, F जीत रहा है, N हार रहा है, तो F माइनस N इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F माइनस M1 इंटू A इज इक्वल टू N। पुट द वैल्यू ऑफ A, जैसे ही रखोगे कितना हो जाएगा, M1F M2F माइनस M1F N अपॉन M1 प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, M2F अपॉन M1 प्लस, बोलो नॉर्मल रिएक्शन आया नहीं आया। किसी ने कहा कि सर आपके सपने में आया था क्या कि ब्लॉक M1 का ही FBD बनाना है, कोई बच्चा गलती से M2 की बना देता
तो ठीक है, M2 की भी बना सकते हो ना। अल्टरनेटिव में देख लेते हैं इसको। किसी बच्चे के दिमाग में आ गया सर अगर मैं FBD M2 की बना दूंगा तो क्या होगा, तो FBD ऑफ ब्लॉक M2, तो M2 में जब लगाने जाओगे तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। क्यों सर, एक ही फोर्स लग रहा है और वो है N। बोलो बच्चे, और ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है A से इधर बाई सेकेंड लॉ, है ना, बाई सेकेंड लॉ। नेट फोर्स कितना है N, मास इनटू एक्सेलरेशन। पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, आंसर क्या हुआ, सेम आया। तो आप चाहे M1 की FBD बनाएं और चाहे M2 की FBD बनाएं, आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर है? किसी को दोबारा समझाने की ज़रूरत है? कितने लोग समझ में नहीं आया? चलो जल्दी नोट करो। नहीं आया तुझे? कहाँ पे नहीं आया? यहाँ वाला से यहाँ तक आ गया, ये नहीं आया। इसकी जब FBD बनाओगे मतलब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस। अच्छा कहोगे सर सारे फोर्सेस में क्या mg और नॉर्मल यहाँ वाला नहीं लगेगा? क्या लगेगा, लेकिन दे विल कैंसिल टू ईच अदर, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने हटा दिए हैं। अगर आप चाहो कि नहीं सर FBD मतलब क्या, सारे फोर्सेस मतलब सारे फोर्सेस, तो आपको लिखना चाहिए। तो लो भाई ये भी लिख लो, m1g नीचे n1 ऊपर, तो जो n1 होगा ना वो तो m1g के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ऊपर डायरेक्शन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, मोशन किधर हो रहा है, तो रिजल्टेंट हमारे लिए ये हो जाएगा। अब जरा देखो नेट फोर्स इधर लग रहा है ना, जरा एग्जांपल समझना। 5 न्यूटन इधर लगा, 7 न्यूटन इधर लगा, नेट फोर्स कितना हुआ, 2 ना। कैसे किया, 7 - 5 ना, तो F - N तो किया हुआ, और नेट फोर्स बराबर M1 ma, तो मास जितना है इंटू A आ जाएगा। कर लो जल्दी से। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है ब्लॉक M1, ये है ब्लॉक M2, ये है ब्लॉक M3, ठीक है बेटा। ओए लड़के, आपने यहाँ पे फोर्स F लगाया जिससे बॉडी A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होने लगी, तो ये जो इधर फोर्स लगाएगा वो N1 लगाएगा, ये भी इधर N1 देगा, लेकिन जो M2 M3 को ट्रांसफर करेगा वो N1 तो होगा नहीं, वो N2 होगा, इधर भी N2 मिलेगा, है ना। और पूरी बॉडी किधर जा रही मेरी, कह रहा है इन गिवन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। क्वेश्चन लिख लीजिए, इन गिवन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन ब्लॉक्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे बेटा। मैंने बोला था ना कि अगर ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं और अलग अलग मूव नहीं कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एक ब्लॉक मान के काम कर देना है। तो बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होगा, F = टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो आया नहीं आया, ठीक है। बात आती है N1 N2 की, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग FBD ऑफ ब्लॉक M1, मैं FBD में सिर्फ वही फोर्सेस शो करूंगा जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है उस डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए। क्लियर है? जैसे देखिए ये M1 ब्लॉक है, आपने फोर्स F इधर लगाया, लेकिन N1 किधर लगा, एक्सेलरेशन इधर, तो क्या होगा बेटा, सीधे सीधे यहाँ से नेट फोर्स F नेट जो होगा वो M1 × A हो जाएगा। कौन जीत रहा होगा, एक्सेलरेशन जिधर है वही फोर्स जीत रहा है। F की वैल्यू A की वैल्यू पुट कर देंगे।
अब जब इसको रखोगे तो m1f कट जाएगा, बोलो नहीं आया, आ गया ना। अब अगर हमको N2 चाहिए तो FBD ऑफ M3, M3 में देखो क्या हो रहा है बेटा ये N2 इधर लग रहा है और ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है ना, बाय यूजिंग सेकेंड लॉ। क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू M3 इंटू ए की पूरी वैल्यू, कितने लोग समझ में नहीं आया और कितनों को समझ में आ गया? कितने हैं जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया? कितने को समझ में नहीं आया, बताओ क्या नहीं आया? ये वाला नहीं आया। इस बॉडी में केवल N2 लग रहा है, N2 लगा दिया, बॉडी तो ये एक्सेलरेशन कर रही ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ए की वैल्यू उठा करके यहाँ से रख दिया। ठीक है, नोट कर लो। टाइम हो गया क्या? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।